अच्छा जी, पिछले ब्लॉग को ही कंटिन्यू करेंगे। पीछे थोड़ा सा शोर आ रहा है, उसके लिए माजरत। तो अब हम देखते हैं। 6-year-old बॉय, 6 ईयर का तो बॉय ही होता है, इज़ ब्रॉट टू द ऑफिस ड्यू टू फ्रीक्वेंट नाइट टाइम अवेकनिंग। यानी बार बार रात को सोते हुए लड़का उठ जाता है। सेवरल टाइम्स अ वीक ओवर द पास्ट मंथ ही हैज़ कम टू हिज पेरेंट्स बेड अराउंड 3 AM। कई मरतबा ऐसा हुआ कि रात को 3 बजे वो अपने अम्मी अब्बू के कमरे में आया। यानी इंसोमनिया है। एक चीज़ आप जहन में रखोगे, यानी रात को जाग रहा है ना, क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, जहन में भी से ले आओ। एक तो ये है कि उसको इंसोमनिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू को नहीं पता कि अभी जागा है या जागता ही रहा है। दूसरा ये है कि शायद वो अभी ही जागा है, ठीक है। तो उस केस के अंदर अगर वो जाग रहा है तो उसको यूरिनेशन के लिए वो जाग सकता है, ठीक है, उसको पॉलीयूरिया हो रहा है, ठीक है, तो वो रात को बार बार जाग रहा है यूरिन पास करने के लिए। और क्या वजह हो सकती है, या वो उसको कोई और मसला है, यानी उसको कोई साइकोलॉजिकल मसला हो सकता है, या साइकेट्री का सवाल हो सकता है, किडनी का सवाल हो सकता है, यानी रीनल सिस्टम का सवाल हो सकता है। खैर आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंटली क्राइंग, बहुत ज़्यादा रो रहा है। अपीयर्ड फ्राइटन्ड, बहुत घबराया हुआ है। अब तो मुझे लग रहा है सेक्रेटरी का ही है। सेइंग दैट ही हैज़ बिकम लॉस्ट इन अ क्राउड एंड कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स। अब तो पक्का सेक्रेटरी का ही है। अब ये डिल्यूजनल बच्चा है, ठीक है, जो कह रहा है कि वो एक क्राउड के अंदर गुम हो गया है और वो उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिल रहे। ऑल्दो ही इज़ कंफर्टेबल होता है। ऑल्दो ही इज़ कंफर्टेबल बाय देयर अश्योरेंस, he refuses to return to his home and eventually falls back asleep in their bed. The boy is about to start first grade at a new school. He is healthy and developmental milestones are normal. Examination shows no abnormalities. ठीक है। अब ये उसने क्यों बताया? उसने ये बताया कि अपने अम्मी अब्बू के साथ तो वो सो गया आराम से, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड स्कूल स्टार्ट करने वाला है। माइट पॉसिबल कि सम डेवलपमेंटल इशू हो। ही इज़ हेल्दी एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर नॉर्मल। यानी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स नॉर्मल है, कोई भी एनाटॉमिकल मसला नहीं है। आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी मटीरियलिस्टिक मसला नहीं है, कोई इस तरीके का बड़ा मसला नहीं है। कुछ ऐसा मसला है जो नज़र नहीं आ सकता, साइकेट्री का ही है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम कोई नहीं है। द स्लीप स्टेज एसोसिएटेड विद दिस चाइल्ड्स फ्राइटेंड एक्सपीरियंस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। स्लीप स्टेज जो है वो इसकी किस चीज़ से रिलेट करती है? द स्लीप स्टेज एसोसिएटेड विद दिस चाइल्ड्स फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी इनमें से चीज़ जो है वो इस चाइल्ड की जो स्लीप का स्टेजिंग है उसको डिफ़ाइन करती है? तो मेरे ख्याल से तो ये रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप के अंदर कहीं जाग रहा है, ठीक है। और रैपिड आई मूवमेंट जो होती है ना, अब उसका थीटा वेव होता है, बीटा वेव होता है, ये मेरे जहन में नहीं है, देख लेते हैं। इंक्रीज ड्यूरेशन इन द फर्स्ट थर्ड ऑफ नाइट। इंक्रीज ड्यूरेशन यानी उस स्टेज की इंक्रीज ड्यूरेशन है फर्स्ट थर्ड ऑफ नाइट, ये हो सकता है। लो एम्पलीट्यूड थीटा वेव्स बिल्कुल हो सकते हैं। मसल पैरालिसिस मुश्किल ही है। स्लीप स्पिंडल एंड के कम्प्लेक्सेस ऑन EEG। स्लीप स्पिंडल के नहीं, स्लो वेव स्लीप यानी डेल्टा EEG। स्लो तो है ही नहीं, तो ये भी काट देते हैं। लो एम्पलीट्यूड थीटा वेव्स हो सकता है और इनकी ड्यूरेशन ऑफ, तो मैं लो एम्पलीट्यूड थीटा वेव्स के साथ जाऊँगा। ओहो, बच्चे को मसल पैरालिसिस है। अब ये नई चीज़ आ रही है, देख लेते हैं। कहता है कि जी द बॉयज़ रिकरेंट अवेकनिंग विद एसोसिएटेड ड्रीम कंटेंट एंड एबिलिटी टू बी कम्फर्टेड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइटमेयर्स ही हैं बच्चे को। अ कॉमन एंड डेवलपमेंटल normal experience for most children. Nightmares occur during rapid eye movement. जैसा कि मैंने बताया था, nightmares rapid eye movement में आते हैं and are more frequent in the final third of the night when REM periods become longer. Choice A. फर्स्ट थर्ड ऑफ द नाइट के अंदर नहीं होते, REM periods longer हो जाते हैं लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट्स के अंदर। ठीक हो गई, एक चीज़ पता चल गई। Children often describe the nightmare because children can often describe the nightmare become fully alert after awakening and are typically able to be consoled.
In contrast, sleep terrors are a common non-REM parasomnia of the childhood that occurs during the slow wave sleep in the first third of the night. ठीक है, अब स्लीप टेरर भी कोई चीज़ है, ठीक है। वो जो होता है वो किस में होता है, तो मखत की किधर आ गया, जो स्लीप टेरर है ना, does not fully awaken and is unresponsive to comfort and has no associated dream content. स्लीप टेरर्स के अंदर बच्चा अवेकन फुली नहीं होता, एकदम से इतना अलर्ट नहीं होता और कंफर्ट नहीं किया जा सकता, उसको रोता ही रहता। तो REM की स्लीप की कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं। क्या हैं? एक तो रैपिड आई मूवमेंट है, विविड ड्रीमिंग है। विविड होता है कि बच्चे को क्लियर कट याद होता है कि क्या होता है, मेरे साथ अभी तक क्या होता है। एंड वॉलंटरी मसल एटोनिया हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। तो वो ये पूछ रहा था कि इस स्टेज के अंदर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हो सकती है। तो पैरालिसिस इसमें होता है, बच्चे को तो नहीं हुआ, इसमें होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से एसोसिएटेड मसले के अंदर। तो क्या मैं कह रहा था, तो इसका आंसर यही है कि वॉलंटरी मसल एटोनिया हो जाता है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। EEG activity during REM sleep is similar to waking state, consisting of combination of alpha, beta and desynchronous EEG waves. अच्छा, जो EEG होती है ना REM sleep की, वो waking state जैसी होती है और उसमें अल्फ़ा, बीटा और desynchronous EEG waves 100 तरह की आपको फाइंडिंग्स मिलती हैं। अब BDEQ नहीं है, लो एम्पलीट्यूड थीटा वेव्स, स्लीप स्पिंडल, के कम्प्लेक्सेस, स्लो वेव्स, वो ये बताने लगा कि ये नॉन REM स्लीप की फाइंडिंग्स है। क्या? स्लीप स्पिंडल्स, के कम्प्लेक्सेस, स्लो वेव स्लीप, इंक्रीज ड्यूरेशन इन द फर्स्ट थर्ड ऑफ द नाइट। समझ आ रही है ना? ये नॉन REM की है, ये REM की नहीं है। तो हाँ, थीटा वेव्स आर सीन इन स्टेज 1 and stage 2. Sleep spindle and K complexes are characteristic of stage 2. Delta waves are characteristic of slow wave sleep or deep sleep. Non-REM arousal disorder, for example, sleep terrors, are often in stage 3. Non-REM arousal disorders, for example, sleep terrors stage 3 के अंदर होते हैं। थीटा वेव्स T से याद रखना, T1 की तरह का होता है, तो थीटा वेव्स स्टेज 1 और 2 के अंदर, दोनों के अंदर। स्लीप स्पिंडल और के कम्प्लेक्सेस 2 के अंदर, और डेल्टा वेव्स जो हैं वो 3 के अंदर होती हैं। नॉन REM अराउजल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल स्लीप टेरर्स, ऑफन अकर इन स्टेज 3। तो नॉन REM अराउजल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो स्टेज 3 के अंदर होते हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, यही है कि REM स्लीप जो है ये करेक्टराइज्ड बाय ड्रीमिंग एंड वॉलंटरी मसल पैरालिसिस। ठीक है, इसमें ड्रीमिंग होती है और वॉलंटरी मसल पैरालिसिस हो जाती है। अकर मोर ऑफन ड्यूरिंग द फाइनल थर्ड ऑफ द नाइट। नाइटमेयर्स अकर ड्यूरिंग द REM sleep and can be differentiated from sleep terrors, a non-REM parasomnia characterized by incomplete arousal and lack of recall of dream content. नाइटमेयर्स जो होते हैं वो REM sleep के अंदर होते हैं, ठीक है। और वो स्लीप टेरर्स से इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि स्लीप टेरर्स के अंदर बच्चा डर के ही उठता है, लेकिन बच्चा कम्प्लीटली अराउज नहीं होता, उठा नहीं होता, और जब उठ जाता तो वो रिकॉल नहीं कर पाता अपने ड्रीम को। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या थी, इंक्रीज ड्यूरेशन इन फर्स्ट थर्ड ऑफ द नाइट, लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट होती है। लो एम्पलीट्यूड थीटा वेव्स नॉन REM के तहत मसल पैरालिसिस होता है। स्पिंडल और के कम्प्लेक्सेस भी उसी की फाइंडिंग्स है। लो वेव स्लीप, डेल्टा वेव्स, ये भी नॉन REM के तहत। तो ये आपका सवाल हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ 16-year-old प्रीवियसली हेल्दी एडोलिसेंट, यानी कोई ऐसी बीमारी का जिक्र होने लगा है जिसका डिफरेंशियल किसी क्रॉनिक डिजीज से मिलता होगा।
डेवलप नॉन प्रोडक्टिव कफ है ना, तो नॉन प्रोडक्टिव कफ किसके अंदर हो सकती है? आपके ब्रोंकाइटिस के अंदर तो कभी सोचना भी ना, एस्थमा के अंदर सोचा जा सकता है, और एम्फेसिमा में भी थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है। तो वो कह रहा है कि नॉन प्रोडक्टिव कफ डिस्निया है और वीजिंग है आफ्टर ट्रैवलिंग अब्रॉड। द पेशेंट हैज़ नो हिस्ट्री The patient has no history of allergies and has had no upper respiratory illness. The symptoms spontaneously resolved after several days. एलर्जी कोई नहीं है उसको, यानी बता रहा है अस्थमा नहीं है। और इसके अलावा वो कह रहा है कि एलर्जी नहीं है यानी अस्थमा नहीं है। एंड हैज़ नो रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी इलनेस, कोई ऐसी अपर रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं है जो कि बार बार हो रही है। द सिम्टम्स spontaneously resolved after 7 days, but soon after she began having abdominal discomfort, anorexia और nausea। यानी उसको नॉन प्रोडक्टिव कफ डेवलप हुई, डिस्निया हुआ, यानी जब वो बाहर के मुल्क गया। तो अब ऐसी डिज़ीज़ जो कि फॉरेन कंट्री में एंडेमिक हो ड्यू टू लो वैक्सीनेशन स्टेटस। आई एम गोना गो विद टीबी, राइट। टीबी ही एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर आपके पास ऐसा एक सिनेरियो बन सकता है जिसके अंदर नॉन प्रोडक्टिव कफ डेवलप हुई, और ऑब्वियसली इसका एलर्जी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और सिम्टम्स जो फ़ौरन रिजॉल्व हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब वो एब्डोमिनल टीबी बन चुका है और अब उसने एब्डोमेन में एक मैस बनाकर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दी है। स्टूल माइक्रोस्कोपी में ये मिला है। मेरे ख्याल से ये लोवेनस्टीन जेंसन स्टेन से ही स्टेन हुई कोई चीज़ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस पेशेंट्स पल्मोनरी सिम्टम्स? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज, immune response against inhaled spores, parasite induced cardiac dysfunction। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़, ऐसी कोई एंटीबॉडी बन तो नहीं सकती जो कि स्टूल के अंदर जाकर कोई ऐसा मसला कर दे, और सॉरी गट के अंदर जाकर, तो ये तो कट गया। इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इनहेल्ड स्पोर्स, नहीं। पैरासाइट इंड्यूस्ड कार्डियक डिसफंक्शन, कोई ऐसा पैरासाइट जो कार्डियक डिसफंक्शन चिकास डिजीज करता होता है, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स द कॉज हियर। ट्रांसपल्मोनरी माइग्रेशन ऑफ लार्वा, आई डोंट थिंक सो। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी टू अ फॉरेन एंटीजन, दैट माइट बी द केस। मुझे तो कोई भी नहीं लग रहा, क्योंकि चलो गलत हो गया क्योंकि इसकी समझ ही कुछ नहीं आई। ट्रांसपल्मोनरी माइग्रेशन ऑफ द लार्वा, ये क्या बला है? The patient recently developed transient pulmonary symptoms and subsequent gastrointestinal manifestation are suspicious for a parasitic infection involving the lungs and the intestine. Stool microscopy reveals an oval egg with thick outer shell. Thick outer shell and a single interior ovum। ठीक है, उसको ट्रांजिएंट पल्मोनरी सिम्टम्स आए हैं, उसके बाद जीआई मैनिफेस्टेशन हैं। तो इसके अंदर हम पैरासिटिक इन्फेक्शंस कोई ऐसी है जो कि लंग्स और इंटेस्टाइन दोनों को इन्वॉल्व कर रही है। स्टूल माइक्रोस्कोपी रिवील्स एन ओवल एग, अच्छा ये ओवल एग है विद अ थिक आउटर शेल, ठीक है, देयर बाय कन्फर्मिंग एस्करीज लम्ब्रिकॉइडिस। एस्करीज लम्ब्रिकॉइडिस का इन्फेक्शन है इसको। अब एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर कॉमन होता है, और ट्रैवलर्स को होता है, और तब होता है जब एग्स जो हैं वो इंजेस्ट कर लिया जाए कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से। एग्स जब लार्वा में बन जाते हैं और पेनिट्रेट कर देते हैं इंटेस्टाइनल वॉल और एल्वियोलाई के अंदर भी चले जाते हैं, वेयर दे मैच्योर, जहाँ पर वो मैच्योर होते हैं। Pulmonary infection is generally asymptomatic, but a minority of individuals develop Loeffler syndrome. Loeffler syndrome भी हो जाता है।
जिसमें ईओसिनोफिलिक न्यूमोनाइटिस हो जाता है। ईओसिनोफिल जिसकी बड़ी इंफेक्शन होती है, तो बेसिकली उसको इंटेस्टाइनल वॉल से लार्वा अंदर गया और माइग्रेट कर गया एल्वियोलाई के, उसको ईओसिनोफिलिक न्यूमोनाइटिस हो गया। बहुत सारे दिनों के बाद लार्वा जो था वो एल्वियोलाई से बाहर आ गया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में सॉल्व हो गया, जहाँ पर वो मैच्योर होकर बड़ा लार्वा बन चुका है। अच्छा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की एक डिजीज़ तो लिम्फोमा शिम्फोमा तो हो ही सकता है ना, पैरासाइट भी हो सकते हैं। ये तो अब देखो जहन में ही नहीं था, जहन इस तरीके से बना ही नहीं हुआ। ठीक है, एडल्ट वर्म बन जाएगा अंदर जाकर और 2 लाख अंडे दे सकता है पर दिन में। मोस्ट GI infections are asymptomatic, but some patients have abdominal discomfort, nausea, vomiting and diarrhea. GI इन्फेक्शन का डायग्नोसिस किस तरीके से बनता है? इंस्पेक्टिंग फॉर स्टूल फॉर एग्स, ट्रीटमेंट विद एंटी पैरासिटिक ड्रग्स, एल्बेंडाजोल। अच्छा, ये है जी फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़। तो वो रूमेटिक फीवर के अंदर होता है, इसमें रीनल, न्यूरोनल और कार्डिक एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एग्स तो नहीं देखे जाते स्टूल में। बी है जी हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इनहेल्ड स्पोर्ट्स। ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के अंदर होता था कि एक एजेंट जो है वो इनहेल कर लिया जाता है और उसके अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन होता है। ठीक है, और उसमें फीवर, नोजिया, कफ, डिस्पनिया वगैरह हो जाता है। वीजिंग तो नहीं होती और एग्स तो कभी भी नहीं होंगे। चागास डिजीज़, जैसे मैंने कहा था, पैरासिटिक इंड्यूस कार्डियक डिसफंक्शन, चागास डिजीज़ ट्राइपेनोसोमा क्रूजी की वजह से होता है। मायोपेरिकार्डाइटिस कॉज करता है ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन। हाउएवर कार्डियक GI manifestations are much likely to occur or decades later. टी क्रूजी भी स्टूल में शेड नहीं होता, ब्लड स्मीयर पे देखा जा सकता है। ठीक है, और लास्ट है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी टू फॉरेन एंटीजन। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होते हैं ना, टी सेल मीडिएटेड होते हैं, and are often seen as part of certain drug reactions. ड्रग रिएक्शंस के साथ देखे जाते हैं। और एस्करिस का इन्फेक्शन जो होता है वो IgE मीडिएटेड होता है, हाइपर सेंसिटिविटी वाला, ईओसिनोफिलिक। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव यही है कि एस्करिस लुम्ब्रिकॉइडस जो है ना वो आपके अंदर जा सकता है थ्रू गंदा खाना, और गट से पेनिट्रेट करके आपके लंग के एल्वियोलाई के अंदर जा सकता है। लार्वा जो है वो फिर आप उसको कफ अप करोगे और स्वॉलो कर जाओगे और वहाँ पर जाकर एडल्ट लार्वा बना देगा, और पहले पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन होगी और उसके बाद होगी GI मैनिफेस्टेशन। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन।